हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ग्रो विद स्नेहा में। तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 4 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देख रहे थे पृथ्वी और उसका उपग्रह चंद्रमा, जिसके अंतर्गत कल हम लोगों ने देखा था पृथ्वी के आकार और आकृति के बारे में। तो चलिए हम लोग उसके आगे आज शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के साथ साथ पृथ्वी का व्यास ध्रुवों पर कितने डिग्री कोण से कम स्थान घेरता है? तो ये है मात्र 10 डिग्री। एक सर्वमान्य परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे के निर्माण के फलस्वरूप हुई थी। इस तारे को क्या कहा जाता है? तो इस तारे को निहारिका कहा जाता है। अगला है अक्षांश और देशांतर आदि रेखाएं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल पर दो निश्चित एवं स्थिर बिंदु है जिनको स्थित निर्धारण करने के लिए आधारभूत संदर्भ बिंदु माना जाता है। ये दो स्थिर बिंदु कौन से हैं? तो ये है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुवों के ठीक बीचों बीच पृथ्वी के धरातल पर जो वृत्त खींचा जाए उस काल्पनिक वृत्त या रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो समान भागों उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है शून्य अंश अक्षांश रेखा। अगला है, पृथ्वी के मानचित्र पर खींची जाने वाली सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो ये है विषुवत रेखा। विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे गए वृत्तों या रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन है कि किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं? तो उसे हम अक्षांश कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो इसे 0 डिग्री कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच की सभी अक्षांश वृत्तों को उनके किस रेखा की कोणात्मक दूरी के अनुसार लिखा जाता है? तो उसे लिखा जाता है विषुवत रेखा। उत्तरी गोलार्ध के भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे मकर रेखा कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सा वृत्त स्थित है? तो ये है अंटार्कटिक वृत्त। अगला क्वेश्चन है, किस वृत्त पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है? केवल विषुवत वृत्त पर। विषुवत रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे इस क्षेत्र में काफ़ी गर्मी रहती है। तो ये है उष्ण कटिबंध। कर्क वृत्त एवं आर्कटिक वृत्त के बीच तथा मकर वृत्त एवं अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्त तथा ध्रुवों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे शीत कटिबंध कहते हैं। कुछ काल्पनिक रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती है जो अर्धवृत्त बनाती है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अगला है कि देशांतर रेखाएं विषुवत वृत्त को लंबवत काटती है और उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। देशांतर रेखा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मध्याह्न रेखा के नाम से। चूँकि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्वस्थ स्थानों का समय यहाँ के समय से आगे एवं पश्चिम के स्थानों का समय यहाँ के समय से पीछे होगा। कितने डिग्री पर पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा होगी? तो ये है 180 डिग्री। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। यह दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कितनी होती है? तो ये होती है थोड़ी अधिक होती है। इसमें हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों की ओर घटकर कितनी हो जाती है? तो ये हो जाती है 0। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यह रेखा कहाँ से होकर गुजरने के कारण यह नाम पड़ा? तो ये लंदन के निकट ग्रीनविच से। नोट, ग्रीनविच से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को प्रमुख मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे हैं। जब इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजे का समय होता है तो भारत में क्या समय होता है? तो भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं।
पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन की गति 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर है। इस दृष्टि से पृथ्वी पर 1 डिग्री देशांतर के अंतर वाले स्थानों के समय स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो ये 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब कि 4 मिनट का अर्थात 15 डिग्री के अंतर पर 1 घंटा होता है। भारत से अमेरिका जाने के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पार करने पर घड़ी का 1 घंटा आगे करना होगा तथा पश्चिम की ओर यात्रा करने पर प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पार करने पर घड़ी को क्या करना होगा? तो 1 घंटा पीछे करना होगा। पूर्वी स्थानों पर सूर्य पहले क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। किसी देश अथवा क्षेत्र में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है, जिसको मानक समय मान लिया जाता है। भारत में कितने देशांतर पर पूरे देश का मध्याह्न मान लिया जाता है? तो ये है 88.5 डिग्री पूर्व देशांतर। भारत में कहाँ से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है? तो ये नैनी प्रयागराज के समीप से। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो ये होता है देवांग घाटी में, डोंग वैली, अरुणाचल प्रदेश के। किस वर्ष यह पता चला कि भारत सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के देवांग घाटी में होता है, जो समुद्र तल से 2655 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो ये पता चला था वर्ष 1999 ईस्वी में। भारत के किस राज्य में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है? तो ये है गुजरात में। ब्रिटिश काल के दौरान देश में 3 अलग अलग मानक समय थे: बॉम्बे मानक समय, कलकत्ता मानक समय और चाय बागान मानक समय। इनमें से कहाँ यह मानक समय अभी भी लागू है? तो असम के चाय बागानों में। फिजी द्वीप समूह तथा न्यूजीलैंड को दूर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में किस ओर मुड़ती है? तो ये मुड़ती है पूरब की ओर। तो ये है हम लोगों का, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। RA डायली लिथोस्फीयर, यह सबसे बाहरी परत है जो 80 किलोमीटर की गहराई तक है। इसमें कठोर ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें होती हैं। स्टेनोस्फीयर, इसकी गहराई 80 से 350 किलोमीटर तक है, जिसमें बेसाल्ट और पेरिडोटाइट की चट्टानें हैं। इस परत की चट्टानें नरम और पिघले हुए प्लास्टिक जैसी हैं। मीजोस्फीयर, इसकी गहराई 350 से 1200 किलोमीटर तक है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक कठोर चट्टानें होती हैं। सेंटोस्फीयर, यह परत 1200 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है। इसमें पाई जाने वाली चट्टानें काफ़ी कठोर होती हैं। उसके नीचे का टॉपिक दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वान डेर ग्राच बाहरी सियाल, इस परत की गहराई 30 से 60 किलोमीटर तक है। आंतरिक सियाल, इसकी गहराई 60 से 1200 किलोमीटर तक है। इसमें सीमा परत भी मिली हुई है, जिसका अंश गहराई बढ़ते जाने पर बढ़ता जाता है। पहले साइट, इसकी गहराई 1200 से 2900 किलोमीटर तक है। यह एक मिश्रित परत है, जिसका ऊपरी हिस्सा सीमा से और निचला हिस्सा अधिक घनत्व वाली धातुओं से निर्मित है। केंद्रक, इस परत की गहराई 2900 से 6378 किलोमीटर तक है। यह निकिल व लौह धातुओं से निर्मित है। किसे कहते हैं सुपरमून? हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सुपरमून एक खगोलीय घटना है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी में सबसे कम हो जाती है। तो इसके साथ ही पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच, पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, जिसके बाद चाँद की चमक काफ़ी बढ़ जाती है, तब इसे सुपरमून कहते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा लगभग 14% बड़ा और 30% तक ज़्यादा चमकीला दिखता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान एक समय चंद्रमा पृथ्वी से सुदूरवर्ती बिंदु से होकर गुजरता है। तो एक समय ऐसा भी आता है जब चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर स्थित होता है। जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी से निकटतम बिंदु या उसके समीप स्थित होता है, तो यह परिघटना सुपरमून कहलाती है। वर्ष 2016 में सुपरमून की परिघटना 3 बार हुई थी। सुपरमून शब्द सर्वप्रथम अमेरिकी खगोलविद रिचर्ड नोल द्वारा वर्ष 1979 में प्रयोग किया गया था। इसमें अगला है टॉपिक ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून एक खगोलीय परिघटना है जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होती है। चंद्र ग्रहण पर पूर्ण चंद्रमा दिखता है और जब ऐसा होता है तो चाँद की निचली सतह से नीले रंग की रोशनी बिखरती है। इस कारण से इसे ब्लू मून कहा जाता है। वास्तव में ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा के अस्तित्व की घटना है। 31 जनवरी 2018 को ब्लू मून की घटना हुई थी। अगला ब्लू मून वर्ष 2028 और 2037 में देखने को मिलेगा। एक शताब्दी में यह परिघटना करीब 41 बार घटित होती है।
तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। विश्व में सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र किस देश में है? तो ये है फ्रांस में, कुल 12 टाइम जोन है। फ्रांस के बाद रूस में कुल 11 टाइम जोन है और अमेरिका में कुल 9 टाइम जोन है। भारतीय मानक समय IST की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 सितंबर 1947 को। किस रेखा को यदि कोई व्यक्ति को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो एक दिन कम हो जाता है, और जब पूरब से पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन बढ़ जाता है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीप से बचने के लिए पूर्व की ओर मोड़कर कहाँ से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है बेरिंग जल संधि में से। बेरिंग समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस ओर मुड़ जाती है? तो ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंप विज्ञान द्वारा भूकंप तरंगों के आचरण के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। भूकंप के दौरान कितने प्रकार की तरंगें निकलती हैं? तो ये निकलती हैं 3 प्रकार की तरंगें, जिसे हम P तरंगे, S तरंगे और L तरंगे कहते हैं। पी तरंगे प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगे, यस तरंगों को गौड़ या अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगों को धरातली या लंबी तरंगे कहते हैं। इन तीनों प्रकार की तरंगों को किस यंत्र द्वारा आलेखित किया जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ द्वारा आलेखित किया जाता है। भूपटल से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पी और यस तरंगों की गति निरंतर बढ़ती है। इसके आगे कौन सी तरंगें लुप्त हो जाती हैं? तो इससे एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं। 2900 किलोमीटर की गहराई पर एस तरंगों के लुप्त होने के कारण पृथ्वी के केंद्रीय पिंड की अवस्था में होने का अनुमान लगाया गया है। तो ये है तरल अवस्था में। 2900 किलोमीटर की गहराई से आगे तरंगों की गति कम हो जाती है, किंतु ये पृथ्वी केंद्र तक पहुंच जाती है। यहाँ इनका मार्ग कैसा होता है? तो मार्ग वक्राकार होता है। कौन सी तरंगें महाद्वीपों की अपेक्षा सागरीय तल के नीचे तेजी से चलती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि महासागरीय तल भारी या सघन पदार्थों से निर्मित है? तो ये है एल तरंगे। 2900 किलोमीटर से नीचे अधिक गहराई पर भूगर्भ की रचना किन पदार्थों से बनी हुई है? तो ये अधिक सघन पदार्थों से बनी है। केंद्र में पृथ्वी की आयतन का 1/8 भाग किस पदार्थ से निर्मित है? तो ये लोहे से निर्मित है। भूक्रोड में कौन सी तरंगें प्रवेश कर पाती है? तो केवल प्राथमिक तरंगें। वैज्ञानिकों के अनुसार मध्यवर्ती लौह क्रोड तरल है या ठोस? तो ये तरल है। धरातल से पृथ्वी के केंद्र तक तापमान विभिन्न दरों से बढ़ता है। धरातल से लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर और उसके नीचे 300 किलोमीटर तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से तापमान बढ़ता है। 300 किलोमीटर से नीचे किस दर से तापमान बढ़ता है? तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर से बढ़ता है। भूपटल या भूपर्पटी अथवा क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित होता है और इसमें औषधि एवं ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे सियाल के नाम से जाना जाता है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों के निचले 8 से 45 किलोमीटर तक और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर मानी जाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग है? तो ये मात्र 0.5% है। ऊपरी भूपटल परत ठोस अवस्था में है और इसका घनत्व 2.8 है। इस भाग की चट्टानें कैसी हैं? तो ये अम्लीय हैं। निचली भूपटल परत आंशिक रूप से तरल अवस्था में है और इसका घनत्व 3.0 है। इस परत की चट्टानें किस प्रकार की हैं? तो ये क्षारीय हैं। पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप किस भाग में स्थित है? तो ये भूपर्पटी के भाग में स्थित है। अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? तो ये आग्नेय शैल से बनी है। तो ये रहा आज का हम लोगों का क्लास। कल हम लोग इसका देखेंगे पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।